दयालपुर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। बच्ची का शव मिला सूटकेस में। इलाके में जबरदस्त तनाव, पुलिस फोर्स तैनात। गर्मी से बचने के लिए लोग कर रहे हैं दिनचर्या में बदलाव। नींबू पानी और बेल शरबत पीकर कर रहे हैं शरीर को ठंडा। ऑनलाइन कामकाज निपटा रहे हैं लोग। पटपटगंज और झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का होगा विकास। सरकार ने 10 इलाकों के लिए बनाई योजना। सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क पर दिया जाएगा ध्यान। दिल्ली के 11 घाटों पर एक साथ चला सफाई अभियान। गीता कॉलोनी घाट पर भी नेताओं और लोगों ने की सफाई। जागरूकता के लिए लगाए गए पोस्टर और बैनर। नेताओं ने कहा, यमुना सिर्फ नदी नहीं, जीवन रेखा है। नंदनगरी में बना स्कूल अब तक बंद। विधायक ने कहा, सरकार चाहे तो स्कूल शुरू हो सकता है। इलाके के बच्चों को नहीं मिल पा रही है स्कूल की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर पूर्वी जिले के दयालपुर के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। वारदात शनिवार रात की है। पुलिस ने दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बकरीद पर बच्ची शाम को पास में रिश्तेदार के यहां जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची। बाद में बच्ची एक सूटकेस में बेहोश मिली। ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या किस तरह हुई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस घटना के बाद दयालपुर में तनाव का माहौल बनते देख बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिले में गश्त भी बढ़ा दी गई है। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी ने कई टीमें गठित की हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब 8:41 पर सूचना मिली थी कि नेहरू विहार इलाके में किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस टीम को पता चला कि बच्ची बेहोश थी। उसे उसके पिता जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले गए। पुलिस अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जांच करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है? बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी के 4 इंजन की सरकार है, फिर भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। वारदात ये हुई जी, देखो जिस टाइम यहाँ हमारी गली में चिल पुकार हुई, उसके बाद हम लोग सब निकल गए। हमने जब देखा तो यहाँ बिगड़ी इकट्ठी हो रही थी और बिगड़ी इकट्ठी होने पे पता चला वो लड़का नशा करता है। नशा करने के बाद उसने उस बेटी को, वो मामू कहती थी उसको, और मामू ने उस बच्ची के साथ ऐसा क्या काम करा ये बाद में पता चला। लेकिन उसने जो कुछ करा या ना करा, मैंने खैर अभी नहीं देखा उसको जाके। वो उसका उसका फ्लैट का ताला लगा के इधर जा चुका। आपने ये बाद में पता चला। आपने क्या सुना? सुना यही था जी कि बेटी है वो, और बेटी के साथ उसने कुछ गलत करा है। लेकिन मैंने उस बेटी को देखा नहीं। जिस टाइम मैं उतर के आया हूँ अपने घर से, तो तब तक वो बेटी को ले जा चुके। कौन ले जा चुके? शायद उसके ताया थे, शायद नौशाद भाई थे। तो वो ही बता रहे थे। हैं ये यहाँ से उतर के अपने इस पे से दरवाजे में से निकल के इस साइड ले गए थे, अपने घर की साइड। तो उसके बाद का मामला तो फिर सुना के मावी में गए थे। मैंने कहा मावी में देखने के लिए गए, तो फिर मावी में शायद हम पहुंच नहीं पाए थे। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब ये 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के इस बढ़ते प्रकोप को लेकर आज हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि यह तो गर्मी का मौसम है और जल्द ही मानसून आने वाला है, लेकिन फिलहाल तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले हुई बेमौसम बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब मौसम ने फिर से अपना गर्म रूप दिखा दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ पौधों की कमी और पर्यावरण की अनदेखी भी इस बढ़ती गर्मी की बड़ी वजह है। गर्मी से बचने के लिए लोग अब अपनी दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं। वे तय समय पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और अधिकतर काम मोबाइल या लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन ही निपटा रहे हैं। अगर जरूरी हो तो बाहर निकलते समय सिर ढककर, छाता लेकर और काले चश्मे पहनकर निकलते हैं, ताकि धूप और गर्म हवाओं से बच सके।
इसके अलावा लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए नींबू पानी, बेल का शरबत और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। लोगों ने अपील की है कि पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक पेड़ लगाएं और गर्मी से बचने के लिए सजग रहें। गर्मी से बचाव तो वैसे एक ही रीज़न है, जो हम लोग आए दिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने सबने एकजुट होकर उस पर्यावरण के पक्ष में कुछ करना होगा, तभी गर्मी में कुछ हो सकता है। सर, पेड़ पौधे लगाने पे ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सभी को। और ये कोई सरकार के थ्रू नहीं, आम आदमी का भी जिम्मेदारी बनती है और सबको ये काम करना चाहिए मिल करके। काम के लिए जो निकलना पड़ता हो तो करना ही पड़ता है, हमारी ज़रूरत पड़ने पे कभी, जैसे आपने कहा भी नींबू पानी लेना या सीट ढक के निकलना या टाइम से पहले निकलो अगर समय है तो ये हो सकता है, ये करते हैं। गर्मी में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार, तो गर्मी के बचाव के लिए जितना कम से कम घर से निकलना हो, जो ज़रूरी काम है उस तभी घर से निकलें। पानी का ध्यान रखना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, नींबू पानी पिएं। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो सर पे कपड़ा डाल लें या धूप में ना निकलें। अगर कोई काम वैसे घर पे बैठ करके हो सकता है, फ़ोन से हो सकता है, तो फ़ोन तो करें। इस तरीके गर्मी से बचाव के लिए मैं तो सभी को यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के टाइम घर से ना निकले और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सभी से यही कहेंगे नींबू पानी का सेवन करें और धूप से बचें, धूप में छाता लेके चलें। ये समय गर्मी का होता ही है और उत्तर भारत में तो इस समय गर्मी पड़ती है। बाकी अब मानसून का समय आने वाला है तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी 1 महीना इस गर्मी को सभी को झेलना पड़ेगा। बाकी सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, पानी पीने का और नींबू पानी पीने का, छाते का और इन चीज़ों का काला चश्मा लगा के रखें, धूप से बचें। दिल्ली सरकार ने बवाना फेज 2 के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास और प्रबंधन के लिए एक कंसेशनर नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 9 और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी नियुक्त किया जाएगा। इनमें यमुनापार के पटपटगंज और झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। बोरगढ़ को अब एक साफ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त मॉडल इंडस्ट्रियल जोन के रूप में बदला जाएगा। बाद में बाकी 9 एरिया में भी इसी तरह विकास होगा। नरेला बवाना के पीपीपी मॉडल के बाद अब भोरगढ़ और बाकी 10 इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीपीपी मॉडल के जरिए पहले से बवाना और नरेला जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। अब वही पैटर्न बाकी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में लागू होंगे, जिससे औद्योगिक इलाके की दशा और दिशा बदलेगी। मंत्री ने बताया कि कंसेशनियर की जिम्मेदारी केवल निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क, वेस्ट मैनेजमेंट, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे सभी पहलुओं पर भी काम किया जाएगा। पीएमयू की नियुक्ति के लिए टेंडर इन 10 क्षेत्रों में हो चुका है। जो इलाके इस योजना में शामिल किए गए हैं उनमें पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया, एफएफसी झिलमिल, ओखला फेज 3, ओखला फेज 2 के ए और एस ब्लॉक और एफएफसी बादली इंडस्ट्रियल एरिया, नागलोई के शेड लेदर गुड्स, वजीरपुर और रानी झांसी रोड। दिल्ली में रविवार को मेरी यमुना मेरा कर्तव्य नाम से यमुना सफाई अभियान चलाया गया। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिल्ली प्रांत के तहत आयोजित हुआ। इसमें दिल्ली के 11 घाटों जैसे छठ घाट, गीता कॉलोनी घाट, आईटीओ, सिग्नेचर ब्रिज, सोनिया विहार के 1.5 और चौथा पुस्ता घाट पर सफाई की गई। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर घाटों से प्लास्टिक, पुराने कपड़े, फूल पूजा की सामग्री और कचरा हटाया। कुछ घाटों पर जमी जलकुंभी भी साफ की गई। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर और बैनर भी लगाए गए। गीता कॉलोनी छठ घाट पर शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा, डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा, विधायक अनिल गोयल और जिला अध्यक्ष दीपक गाभा ने भी श्रमदान किया। चेयरमैन ने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा है। इसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी है। आयोजकों ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की अपील की। देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो पर्यावरण आज हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, क्योंकि हम पर्यावरण को स्वयं ही खराब कर रहे हैं और जो प्रकृति ने हमें दिया है हम उससे जब छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। प्रकृति ने तो अपनी ओर से हमें भरपूर दिया है, लेकिन हम अपनी लापरवाहियों के कारण ऐसा सब कुछ कर रहे हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज संसार में जितने देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले 15 देश हैं, उसमें 14वां नंबर हमारा है। हमको ये शर्म आती है जब संसार के
विश्व पटल पर जब हमारा देश 14वें स्थान पर होता है पहले 15 प्रदूषित देशों में, तो हमारे भारतवासियों को भी इस बात के लिए, दिल्ली वासियों को और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली वालों को इस बात की चिंता करनी चाहिए। आज हम सब ने सुबह बहुत सारी हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने जमुना पर जाकर अपना पर्यावरण को मुक्त रखने के लिए, अच्छा करने के लिए वहाँ पर श्रमदान किया है। मैं अपील करना चाहूँगा जॉन चेयरमैन के नाते कि हम सब मिलकर मास में एक दिन यमुना मैया के लिए तैयार रहें, उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता। क्योंकि ये यमुना मैया ही है जो छठ पर हमें अपना आशीर्वाद देती है। देखिए, यमुना की सफाई होना पर्यावरण के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारी 11 जिलों की इस टीम ने वहाँ पर जाकर यमुना जी की सफाई की है, जिसमें हमारे मेट्रो वेस्ट के टिप्पर वगैरह सभी लगे हुए थे। और मैं अपने पूरे दिल्ली के निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी हमारे सीएम दिल्ली के, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि दिल्ली में जो हमारी गंगा यमुना मैया जी हैं उनको हम शाम को आरती भी होती है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी मशीनें लगी हैं साफ़ सफाई के लिए। और मैं सभी अपने दिल्ली वासियों से, बहन भाइयों से निवेदन करता हूं कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए और अपने दिल्ली को हरा बनाने के लिए यमुना की सफाई में उसमें गंद, कूड़ा कचरा ना डालें। सफाई अभियान चलाने में जब भी सफाई अभियान हो, जब आपके पास समय हो, अपनी टीम के साथ जाकर या अपने एनजीओ साथ जाकर वहाँ सफाई करें। और हमने भी निरंतर इस कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय श्री राम। नंदागिरी इलाके में पिछली सरकार ने बच्चों के लिए एक सेकेंडरी स्कूल बनवाया था। स्कूल की बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, लेकिन पानी और बिजली की सुविधा ना होने के कारण इसे अभी शुरू नहीं किया गया था। जब इस बारे में इलाके के विधायक वीर सिंह दिगान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर नई सरकार चाहे तो स्कूल में दाखिले शुरू हो सकते हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसकी वजह से इलाके के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है और इन्हें पास में स्कूल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बताना चाहता हूं कि सुंदर नगरी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसका 14 नवंबर 24 में उसका उद्घाटन हो गया था। लेकिन उस समय कोई स्कूल में एडमिशन शुरू नहीं थे। छोटे मोटे दो तीन चीज़ें रह गई थी, पानी का बिजली कनेक्शन जैसे। दो तीन चीज़ों के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं किए जा रहे हैं, स्कूल को शुरू नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार जरूर चेतेगी और इस स्कूल को इसी सत्र में शुरू करेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये मामला करीब 1 महीने पहले माननीय सांसद मनोज तिवारी के सामने दिशा कमेटी की मीटिंग में भी उठाया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इस सत्र में ये समय पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात कि सांसद महोदय के आश्वासन देने के बाद भी ये स्कूल शुरू नहीं किया गया। ये दिल्ली सरकार की वीकनेस है, कमजोरी है, दिल्ली सरकार की लापरवाही है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से भेदभाव है। यहाँ गरीब बच्चे, ज़्यादातर पूर्वास कॉलोनियाँ हैं जिनमें गरीब बच्चे रहते हैं, उन गरीब बच्चों के साथ में अन्याय है। यहाँ दूसरे स्कूलों पर बर्डन पड़ रहा है। 40 बच्चों का एक क्लास में कानून बैठने का है, लेकिन उन स्कूलों में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। अगर ये स्कूल चालू हो जाए तो हज़ारों बच्चे इस स्कूल में आ सकते हैं और दूसरे स्कूलों पर जो है वो ज़्यादा भार नहीं रह सकता। इसलिए इस स्कूल को चालू करना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने वाहन चोरी और मोबाइल झपटमारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आनंद उर्फ बाबू नाम के एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है और 2 चोरी की स्कूटी बरामद की है। आनंद ने पूछताछ में कबूल किया कि वह अपने साथी अमन उर्फ जेड के साथ मिलकर स्कूटी चुराकर मोबाइल झपटमारी करता था। उन्होंने हाल ही में एक लड़की से मोबाइल फोन छीनने की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई गाजीपुर नाला रोड के पास की गई। आनंद को पकड़ लिया गया, लेकिन उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस अब अमन की तलाश में है और छीने गए मोबाइल फोन की बरामदगी की कोशिश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में वकीलों की बैठक उस समय हुई जब चेक बाउंस से जुड़े मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट किया गया था।
वकीलों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें फिजिकल पेशी के लिए दूसरी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। हालांकि 7 जून को कोऑर्डिनेशन कमेटी की हाई कोर्ट में हुई बैठक में ये साफ किया गया कि डिजिटल कोर्ट से जुड़े मामले में वकीलों को फिजिकल तौर पर पेश होने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो काम डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं वे आगे भी डिजिटल ही चलते रहेंगे। अगर किसी केस में फिजिकल उपस्थिति जरूरी भी हुई तो वकील अपने जिले की अदालत में ही पेश हो सकेंगे। हाई कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बाद 9 जून को प्रस्तावित हड़ताल को अब वापस ले लिया गया है। ककड़ुमा बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वकीलों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जितने भी 138 चेक बाउंस के डिजिटल कोर्ट्स थे, ऐसा पहले कहा जा रहा था कि उनको राउस एवेन्यू शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कल 7 जून को सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब हाई कोर्ट में मीटिंग हुई है तो हाई कोर्ट द्वारा इसमें आश्वस्त किया गया है कि किसी भी डिजिटल कोर्ट के काम के लिए फिजिकली आपको राउस एवेन्यू आने की ज़रूरत नहीं है। जो डिजिटल कोर्ट्स हैं वो अपना काम डिजिटली करती रहेंगी और फिजिकल प्रेजेंस किसी एविडेंस की स्टेज पर अगर आना भी है तो वो भी अपने रिस्पेक्टिव डिजिटल कोर्ट्स में ही आपका सभी काम होगा। और डिजिटल कोर्ट्स के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहाँ जहाँ पर भी बना हुआ है, अलग अलग 6 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली की, वहीं पर ही फिजिकली अपीयर होना होगा अगर किसी केस में फिजिकल अपीयरेंस मैंडेटरी है। तो कल 7 जून थी, तब कोऑर्डिनेशन कमेटी की हाई कोर्ट के साथ एक मीटिंग हुई है। उसमें हाई कोर्ट ने ये एश्योरेंस करी है कि डिजिटल कोर्ट्स के जितने भी 138 के केसेस हैं वो वहीं पे ही रहेंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और जो भी स्टेज पे आप लोगों का मैटर चल रहा है, चाहे वो एविडेंस पे है, चाहे वो किसी भी प्रोसीडिंग्स पे चल रहा है, वो वीसी के थ्रू आप ज्वाइन करके उसमें कर सकते हैं। आपको फिजिकली राउस एवेन्यूज आने की ज़रूरत नहीं है। और इसके रिगार्डिंग जो 9 जून को हड़ताल रखी गई थी वो अब हड़ताल भी 9 जून को नहीं होगी, तो आप लोग अपना अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिजिटली वीसी के थ्रू। पूर्वी दिल्ली की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। खासकर विश्वास नगर और नवरचना अपार्टमेंट के सामने जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे बदबू फैलती है और लोगों को यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे भी गंदगी फैली हुई है, जिससे यात्रियों और आसपास के लोग काफी परेशान हैं। इसके अलावा इलाके में अतिक्रमण भी बढ़ा है और कई जगह गाड़ियां अवैध रूप से खड़ी रहती हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों का काम और भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय जनता ने बार बार सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के लोग अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं, ताकि वे साफ सुथरे और स्वस्थ वातावरण में रह सके। अगर मैं तो देखता हूँ गंदगी पे कोई आवाज़ तो उठाता नहीं, और मुझे लगता है शायद सब सो रहे हैं और सोते ही रहेंगे। गंदगी के अलावा कुछ नहीं देखते और सब चले जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं किसी को किसी बात से, और ना ही प्रशासन को किसी को लेना देना है। चल सी बात है, गंदगी होगी तो बदबू तो आएगी। सही है, बस यही सब कूड़े यहाँ पड़ा रहता है, नहीं उठता है। गंदगी जहाँ रहती तो है पर उतनी नहीं रहती। झाड़ू वाड़ू लगती है, कभी कभार लगती है। रोज आते हैं, रोज हो सके गाड़ी भर के ले गई, वो ध्यान न करो हमने, मगर रोज आते हैं यहाँ। डेली का काम है उनका, रोज उठा। भाई इसमें रहते हैं गंदी, और आते जाते आदमी देखते हैं तो अच्छा थोड़ा लगता है ये चीज़। हाँ, तो बहुत गंदा महसूस होता है आते हो। बस सफाई होनी चाहिए, निकला होनी चाहिए, गंदगी पटिया नहीं उठाना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं चरमराई नजर आती है। आज हमने पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जायजा लिया तो वहाँ देखने को मिला कि कूड़ा जो है कई दिनों तक पड़ा रहता है, जिसको उठाया नहीं जाता है। बात करें विश्वास नगर, नवरचना अपार्टमेंट या फिर अन्य जगहों की, वहाँ पर भी हालात है। फिलहाल मौजूद हूँ मैं मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर जो कूड़ा है वो पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कूड़ा कई दिनों तक उठाया नहीं जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है। पास ही में मेट्रो स्टेशन है, लोग यहाँ पर हर रोज़ आते हैं। ये रोड काफ़ी चलता हुआ है, लेकिन सफाई की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। साथ ही साथ एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ला में रविवार को श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने कार्यालय पर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर समाज के कई वर्गों से लोग, समाज सेवी और राजनेता उन्हें बधाई देने पहुंचे। संवाददाता से बात करते हुए अग्रवाल ने बताया कि उन्हें खुशी है कि समाज के लोग उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए। इसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। इस खास मौके पर उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट देने की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि वे ऐसे बच्चों को जो सुन और बोल नहीं सकते हवाई यात्रा कराएंगे। ये यात्रा सितंबर में दिल्ली से अमृतसर तक होगी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे अक्सर हवाई जहाज को देखकर खुश हो जाते हैं और उसका सपना देखते हैं। मैं उनके सपनों को सच करूंगा। आज मेरे जन्मदिन पे समाज की जो सोशल संस्थाएं हैं जो समाज के लिए काम करती हैं, कोई पक्षियों के लिए काम करता है, कोई अंध विद्यालय के लिए काम करता है, ऐसे ऐसे बहुत सी संस्थाएं समाज की मेरे पास आई हैं। उन्होंने मुझे बधाई दी है, शुभकामनाएं दी, अपना आशीर्वाद दिया। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। जो विधायक महोदय आए उनका धन्यवाद करता हूं, जो पार्षद आए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को समाज से जुड़े होना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। उसी के अंतर्गत मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन बच्चों को, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन बच्चों को हवाई यात्रा करवाने वाला हूं। और ये यात्रा मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर पे होगी। हम सब लोग अमृतसर जाने वाले हैं और वहां पे जो दर्शनीय स्थल है उनको देखना चाहेंगे, सब बच्चों को घुमाएंगे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।